अरबी मालिक ने 2 करोड़ की ऑफर की। मैं शादीशुदा थी मगर 2 करोड़ का सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी। अरबी मालिक से 10 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी रकम सारी जिंदगी नहीं कमा सकती थी, और अरबी की ऑफर कबूल कर ली। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। अरबी, मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आने लगती, आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था कि उसके चलने के बावजूद मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मैं एकदम ही उठकर बैठ गई। अपने बराबर नजर दौड़ाई तो मेरे बराबर मेरा शौहर इस गर्मी और हब्स में बहते पसीने में भी बेखबर सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकन से चूर गर्मी में भी यूं सो जाया करती थी, लेकिन जो वाकया आज रूनुमा हुआ था उसने मेरी नींदें उड़ा के रखनी थी। मैंने अपने अरबी मालिक से बस 2 दिन की मोहलत मांगी थी, और मैं जब से घर वापस आई थी मुसलसल सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम तो ना थी, बहुत बड़ी रकम थी। मेरे तमाम मसाइल अरबी मालिक के 2 करोड़ के चेक से हल हो सकते थे, लेकिन इस रकम के लिए जो चीज उन्होंने मुझसे मांगी थी वो भी छोटी ना थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ वो सब कर सकती थी जिसका मुआवजा वो मुझे 2 करोड़ दे रहे थे। मैं पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी कम मायगी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत दें, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहने लगे, 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक जवाब दे दीजिएगा। मैंने हामी भर ली और घर लौट आई। जब से घर आई थी मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोचने जा रहा था। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी, वहां बच्चों की रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते थे, और मैं उन खवातीन पर सुपरवाइजर थी जो वहां कपड़े सिलाई करती थी। हालांकि वहां मुझसे पहले भी 2 खवातीन सुपरवाइजर का काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ नरमी और प्यार से पेश आते थे, बाकी स्टाफ के साथ उनका रवैया ऐसा ना था। वो बाकी वर्कर्स से सख्त लहजे में बात करते थे। मैं पिछले 6 माह से जॉब कर रही थी, और इन 6 माह में मालिक की जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुका था, मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे मुलाजिमीन भी हैरान थे। अक्सर खवातीन मुझसे ये कहने लगी थी कि हम इस ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई, और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी चंद ही माह हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया, ऐसा भी तुम क्या काम करती हो। मुझे खुद मालिक की इस किस्म की मेहरबानी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। एक खातून कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर मर मिटा है, इसीलिए तो ये मेहरबानियां उस पर हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो है नहीं। ये बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों पर तरजीह दे रहा है तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्जाम तराशी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी चिल्ला कर बोली थी। मेरा लहजा बुलंद हुआ तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। वो खातून भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना लिहाज और मुरवत के वो सब बातें बता दी जो मालिक के हवाले से खवातीन के माबैन मौजू एक गुफ्तगू बनी हुई थी। जब सबके सामने ये बातें मैंने बताई तो मालिक की घूरती नजर सब खवातीन पर थी, और वो खवातीन मालिक के तेवर देखकर शर्मिंदा सी हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, मेरी मर्जी, जिसके जितनी चाहे तनख्वाह बढ़ाऊं। आप लोग कौन होती हैं किसी की किरदार कुशी करने वाली। मालिक के सख्त कीर लहजे पर सब खवातीन की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा कि आइंदा किसी ने इस किस्म की बातें फैलाने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की धमकी काम आ गई थी और मेरी जान को भी सुकून हो गया था, लेकिन शायद ये मेरी एक गलत सोच थी। चंद माह बाद ये हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं चकरा कर रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, कहीं न जाऊं, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम वर्कर्स छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और फिर वो भी अकेले, क्योंकि ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए सादिर हुआ था। छुट्टी के बाद तमाम खवातीन जा चुकी थी और दूसरे वर्कर भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, लेकिन मालिक बड़े पुरसुकून तरीके से अपने ऑफिस के कमरे में बैठे थे। मैंने जरा सी दरवाजे को दस्तक दी ताकि उनसे कहूं कि भाई जो काम है मुझे बता दें, वरना मैं भी छुट्टी करूं। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाजा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी कहिए क्या कहना है आपने। तो कहने लगे, यूं तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आए, यहाँ बैठे मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर पहनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरा सांस खारिज किया और कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे बस गौर से देख रहे थे
और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नजरों से मैं कुछ तजब्जुब का शिकार होने लगी और इसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा मेरा तो दिमाग खोल के रह गया था। कहने लगे, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मेरी तबीयत बाग बाग हो जाती है। अपने मालिक की इस किस्म की बात सुनकर मैंने उन्हें बड़े खतरनाक तेवरों से देखा था। बजाय वो शर्मिंदा होने के मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी ये फजूल गुफ्तगू नहीं सुन सकती। मेरा शौहर घर पर पहुंच चुका होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरे मालिक ने हैरत से मुझे देखा था। कहने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि ये सुनकर मेरे मालिक का चेहरा मुतगय्यर सा हो गया, वो खामोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद पूछने लगा कि अगर आपका शौहर है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा, मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कम है और इसीलिए मैं अपने शौहर को सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वो काफी संजीदगी से कह रहा था। मैं उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गई, ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा शौहर भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी और हम खुद भी अभी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि हमारे हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले दोनों नौकरी करके अपना घर खरीद लें, अपनी तंगी को दूर करें, फिर हम औलाद के बारे में भी सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों मियाँ बीवी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन चंद दिन के बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर देंगी तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, और मैं वाकई नहीं समझी थी। पर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। उसने कहा कि वो मुझे अभी के अभी 2 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वो बात इतनी मामूली सी तो ना थी कि जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं उसे सोच कर जवाब दूं। मैं सोच में पड़ गई थी क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरियात और मसाइल का हल भी थी, इसीलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके कमरे से बाहर जाने लगी तो उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन से ज्यादा का वक्त मुझे दे नहीं सकता, मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मसला ये था कि मुझे अब अपने शौहर से ये बात करनी थी। अब तक हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही तगदौ में लगे हुए थे। लेकिन अब जो बात मैं अपने शौहर से करने वाली थी वो छोटी नहीं थी। मुझे 80% इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देगा। बस 20% ही उम्मीद थी कि शायद मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा शौहर मेरी बात मान जाता है तो बस 1 साल की तो बात थी और इसके बाद तो हम माला माल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वो बात इतनी भी आम ना थी कि मैं अपने शौहर से बेतकल्लुफ होकर कह रही थी। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं गुस्से में वो मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार डाले, क्योंकि बात उसकी गैरत पर जाकर लगती थी और कोई भी मर्द अपनी गैरत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि शौहर से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे जिससे मुझे एक हतमी फैसला करना था। हमारे अखराजात ज्यादा और वसाइल कम थे। जो हमारी हालत थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजर जाता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि मैं पैसों को जमा करके अपना जाती घर खरीद सकूं, ताकि किराए के झंझट से हमारी जान छूट जाए। मैं फैक्ट्री में भी गायब दिमागी से गई थी और दिमाग बस ये एक बात चल रही थी कि ऐसा क्या कहूं कि मेरा शौहर मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने मियाँ का पसंदीदा मटन कोरमा बनाया। खाना देखकर तो उसका चेहरा चहक सा गया था। फिर कहने लगा, मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज है, जानती हूँ ना गोश्त कितना महंगा हो गया है। यही हमारे 4 दिन सादा खाने से आराम से गुजर जाते। उसने प्लेट में मटन कोरमा डालते हुए कहा। मैंने कहा, क्या हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा लें तो वहां काम आ जाएंगे? कभी ये नहीं हो सकता कि हम बिना सोचे समझे बेदरे पैसा खर्च करें, जो चीज चाहे खाएं पिए खरीदें? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में ये सब ऐश नहीं है। उसने रोटी का नवाला तोड़ा और खाने लगा। मैंने कहा, मुझे एक ऑफर हुई है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसी कौन सी ऑफर हो गई है तुम्हें? मैंने डरते डरते धीरे धीरे से बात बता दी। बड़े खामोशी से उसने मेरी बात सुनी, लेकिन खाना वहीं छोड़ दिया। ये देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था।
کچھ دیر کوئی نہیں سوچتا رہا اور میری جانب دیکھتا رہا۔ میں اس کے جواب کی منتظر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر اپنے مالک کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن جو آفر تمہارے مالک نے کی ہے وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی کیفیت سے گزر رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں دے سکتی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار تو دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے اور چونکہ میں خوبصورت ہوں مجھے دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا تھا، اسی لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو مجھ سے شادی کے بعد بچہ ہونے کے بعد طلاق نہ لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے عدت پوری ہوتے ہی نکاح کر لوں گا۔ جیسے ہی میری اولاد ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ عدت پوری ہوتے ہی تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 2 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم ہے جن میں تم دونوں میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ شوہر کو بھی اعتراض نہ تھا، اسی لیے میں نے بھی جا کر اگلے ہی روز مالک کو اپنے شوہر کی رضامندی بتا دی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور عدت ختم ہوتے ہی مالک نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ غصے سے بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے بھی مالک سے محبت نہیں تھی۔ میرا مقصد بھی صرف پیسے کا حصول تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو خیر اس بات سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں تھی کیونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا محبوب نہیں۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر سے ہی محبت تھی، لیکن مالک بہت خوش تھا۔ وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا اور اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، خود مجھے اپنے سامنے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی، میری دوائیں مجھے وقت پر دیتی، تو دن مہینے گن گن کر گزار رہی تھی تاکہ جلد از جلد بچہ ہو اور میری جان چھوٹے، مجھے پیسے ملے اور میں اپنی زندگی عیاشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں اور پھر اپنے شوہر سے بچے پیدا کروں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو فون کرتی وہ بے حد اداس سا ہو جاتا، کہنے لگتا میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا لیکن مجھ سے غم سہا نہیں جا رہا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہ تھی۔ میں اسے کہتی جواد اب تو بہت کم وقت رہ گیا، تم کیوں دل برا کر رہے ہو؟ بس چند مہینے کی تو بات ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا مالک مجھے طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہوتے ہی ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے اور ہماری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر آسائش ہوگی، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیا کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا 2 کروڑ سے میں نے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچہ مالکن کے حوالے کیا اور خود اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ میں نے محلے داروں سے کہا کہ دروازہ توڑ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ جواد اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاتا، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بے حد خوفزدہ تھا۔ محلے داروں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر صحن میں گرا پڑا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، تو شاید میرا غم برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے چل بسا۔ میرے روتے ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اسے کہتی کہ مجھے وہ سہارا دے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مالک کے گھر پہنچی مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے بچے کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی، ارے اپنے 2 کروڑ کا چیک تو لیتی جاؤ جس کی خاطر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے چیک نکال کر مجھے تھما دیا اور ساتھ میں ایک پیپر بھی، کہنے لگا یہ تمہارا آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ پیسے تو آ گئے تھے لیکن میں بے سہارا ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی۔ جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا نہ تو وہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی میں مالک کی زوجیت میں رہی تھی۔ اس لالچ نے مجھ سے ساتھ ہی چھین لیا تھا۔